हम लोग पिछले क्लास में आभास लगान हम लोग देखे थे, ठीक है। आभास लगान हम लोग पिछले क्लास में कंप्लीट किए थे और आभास लगान देखने के पहले हम लोग आधुनिक लगान सिद्धांत भी देखे थे। कुछ क्वेश्चन आप लोगों से हम पूछ लें। पहले बताइए, आभास लगान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किए थे? प्रोफेसर मार्शल किए थे जी। अच्छा बताइए, आधुनिक लगान सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? मिसेस जॉन रॉबिन्सन जी। आधुनिक लगान सिद्धांत के अनुसार लगान निकालने का सूत्र क्या है? वास्तविक आय माइनस अवसर लागत। अच्छा, आभास लगान निकालने का फार्मूला बताइए। TR माइनस TVC। औसत आभास लगान निकालने का फार्मूला बताइए। AR माइनस ABC। एकदम सही है। अच्छा बताइए, मान लीजिए AR और ABC दोनों बराबर हो जाएगा तो आभास लगान कितना होगा? आभास लगान शून्य हो जाएगा। देखिए, आज जो है वो हम लोग चर्चा करेंगे सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत, मजदूरी निर्धारण का सामूहिक सौदेबाजी के सिद्धांत पर, कलेक्टिव बार्गेनिंग थ्योरी पर हम लोग बहुत डिटेल से चर्चा करेंगे और इससे जो ऑब्जेक्टिव बनेगा उस ऑब्जेक्टिव को भी देखेंगे, ठीक है। आज जो हम लोगों को चर्चा करना है सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत, सामूहिक सौदेबाजी। सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत शुरू करने के पहले मजदूरी निर्धारण से संबंधित इसके पहले जो अलग अलग टाइम में जो सिद्धांत दिए गए, हम उन सिद्धांतों के बारे में आप लोगों से पूछते हैं। अगर आपके पास अगर जानकारी है तो बताइएगा, नहीं है तो हम बताएंगे। जैसे कहा जाता है कि मजदूरी के निर्धारण का जो सबसे पहला सिद्धांत है वो सिद्धांत है जीवन निर्वाह सिद्धांत। मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, इसको मजदूरी का लौह नियम भी कहते हैं, ठीक है। अब सवाल है कि मजदूरी के जीवन निर्वाह सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो टर्गो है। बिल्कुल सही जवाब है कि जीवन निर्वाह सिद्धांत का प्रतिपादन टर्गो ने किया था। रिकार्डो ने भी इसको मान्यता दिया और इसके विकास में लेस्ली का भी योगदान था, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न, जीवन निर्वाह सिद्धांत जो मजदूरी का था, इसके बाद में एक सिद्धांत आया, वो सिद्धांत था मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। तो जीवन निर्वाह सिद्धांत क्या था अमरेश सर, बताइए तो, कि लेबर को कम से कम उसके जीवन निर्वाह गुजर बसर करने पर मजदूरी दिया जाए। फिर बाद में आया कि नहीं, लेबर का जीवन निर्वाह स्तर तक मजदूरी दिया जाए, मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत आया, ठीक है। अब सोचिए कि जो शुरू में सिद्धांत थे मजदूरी निर्धारण के, ये सारे सिद्धांतों से ये नहीं पता चल रहा है कि श्रम का बहुत विशेष महत्व नहीं था। नहीं, कोई कह रहा है कि नहीं उसका जीवन स्तर तक मजदूरी दो, कोई कह रहा है कि जीवन निर्वाह करने के लिए मजदूरी दो। नहीं, जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत क्या था कि गुजर बसर करने पर उसको मजदूरी मिलना चाहिए, काम चल जाए, ठीक, काम चल जाए, उसका गुजारा हो जाए, मतलब लेबर का कोई बहुत विशेष महत्व नहीं रहा होगा। और ये सिद्धांत दिए थे टर्गो, रिकार्डो और लेस्ली, जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत। फिर हम लोग देखें कि मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत है। आप लोगों का एक काम है, आप लोगों के लिए काम है, और जो लोग वीडियो के माध्यम से भी सुनेंगे वैसे लोगों के लिए भी एक काम है कि मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए, ये आप लोगों को बताना है, ये सर्च करना है कि मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत कौन दिए। बाद में सर एक सिद्धांत आया मजदूरी का, वो सिद्धांत था मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत, ठीक है। और ये सिद्धांत कौन दिए? ये सिद्धांत दिए वाकर महोदय, ठीक है। वाकर ने दिया कौन सा सिद्धांत? तो मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत। तो सवाल है कि ये अवशेष अधिकारी सिद्धांत क्या है? अवशेष अधिकारी सिद्धांत को एक लाइन में समझ लीजिए कि उत्पादन के अन्य साधनों को मजदूरी दे देने के बाद जो बच जाए, ठीक है, उत्पादन के अन्य साधनों का जो मजदूरी है, पारिश्रमिक है, वो देने के बाद जो बच जाए, जो बचेगा वो श्रमिक को मिलेगा,
ठीक है, इसलिए इसका नाम रखा गया मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत। ठीक है, कौन दिए थे? वाकर। वाकर। अब देखिए, बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। जैसे एक तो क्वेश्चन बार बार रहता है कि सिद्धांत का नाम दे देगा और आपसे पूछेगा कि प्रतिपादक कौन है। ठीक है, कई बार पूछा गया है। तो बताइए एक बार फिर से, जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत कौन दिए? तरगो। बताइए मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत? वाकर। ठीक है, मजदूरी कोष सिद्धांत बड़ा फेमस सिद्धांत रहा। मजदूरी कोष सिद्धांत के प्रतिपादक अर्थशास्त्र के, आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ। ठीक है, मजदूरी कोष सिद्धांत कौन दिए? एडम स्मिथ। और इस सिद्धांत को पूरा करने का श्रेय जे.एस. मिल को है। क्लियर? तो एक बार फिर से हम रिपीट कर लें, मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत अमृतसर वाकर, जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत तरगो, रिकार्डो और लेस्ली। ठीक है, बताइए मजदूरी कोष सिद्धांत एडम स्मिथ। पूरा कौन किया इस सिद्धांत को? जे.एस. मिल। अब देखिए, एक मजदूरी का बड़ी फेमस सिद्धांत आया, मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, कि श्रम को मजदूरी कितना मिलना चाहिए? तो उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी के बराबर मिलना चाहिए। और ये सिद्धांत दिए जे.बी. क्लार्क महोदय दिए, प्रोफेसर वॉन थ्यूनन दिए और जेवंस दिए। ठीक है, बताइए मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत जे.बी. क्लार्क, प्रोफेसर वॉन थ्यूनन और जेवंस। ठीक है, अब एक सिद्धांत आया मजदूरी का बट्टायुक्त सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। जैसे मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हम लोग पढ़े हैं कि श्रमिक को उसके उत्पादकता के बराबर मजदूरी मिलना चाहिए, उसे सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी मिलना चाहिए। तो एक अर्थशास्त्री थे प्रोफेसर टॉजिंग, इनका मानना यह था कि जब मान लीजिए सभी उत्पादन के साधनों को उनके सीमांत उत्पादकता के बराबर अगर मजदूरी दे दिया जाएगा तो फिर साहसी के पास, उद्यमी के पास बचेगा क्या? सब तो उत्पादन के साधनों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इसलिए टॉजिंग ने कहा कि नहीं, मजदूरी जो निर्धारित होगा वो उनके सीमांत उत्पादकता से कुछ कम दिया जाएगा मजदूरी। ठीक है, इसलिए उनके सिद्धांत को हम लोग कहते हैं मजदूरी का बट्टायुक्त सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत। क्लियर? कौन दिए थे? तो प्रोफेसर टॉजिंग। कौन? टॉजिंग। अब जो है मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत फिर आया, और मजदूरी का आधुनिक सिद्धांत क्या कहता है कि मजदूरी का निर्धारण मांग और पूर्ति, श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों के द्वारा। ठीक है, हम लोग अभी तक जो बात किए वहां से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव छिपे हुए थे। अब देखिए सिलेबस कितना विस्तृत है, यही से आप सिर्फ समझ लीजिए कि जब हम लोग सिर्फ मजदूरी की बात कर रहे हैं तो मजदूरी चैप्टर को कंप्लीट करने में 7 से 8 दिन लगेगा। लगभग मजदूरी निर्धारण के 8-9 थ्योरी हैं। ठीक है, जैसे हम लोग पहला सिद्धांत क्या देखे? जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत तरगो दिए थे। फिर देखे मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। फिर हम लोग चर्चा किए मजदूरी का अवशेष अधिकार सिद्धांत कौन दिए थे? वाकर। उसके बाद मजदूरी कोष सिद्धांत कौन दिए? एडम स्मिथ दिए। पूरा कौन किए? जे.एस. मिल किए। फिर मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत प्रोफेसर जे.बी. क्लार्क ने दिया, प्रोफेसर वॉन थ्यूनन ने दिया और जेवंस ने दिया। ठीक है, फिर हम लोग चर्चा किए मजदूरी का बट्टायुक्त सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत कौन दिए थे? टॉजिंग। ठीक है, अब बताइए कि हम जो बार बार एक बात बोलते हैं कि बहुत इंटेलिजेंट रहना बहुत जरूरी नहीं है। जैसे मान लीजिए गीता दी, ये 8 सिद्धांत है, आप मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत अच्छे से जान रहे हैं, लेकिन अगर क्वेश्चन रहे कि इस सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि जे.एस. मिल हो सकते हैं, एडम स्मिथ भी हो सकते हैं, जे.बी. क्लार्क भी हो सकते हैं। नहीं, और जो कंटिन्यू पढ़ने वाला स्टूडेंट होगा, जो नई चीजों को भी पढ़ेगा और पुराने चीजों को भी बार बार रिपीट करते रहेगा, रोटेट करते रहेगा, उसके दिमाग में तो बैठा रहेगा। समझे? इसलिए एक बात सर एकदम दिमाग में गांठ बांध लीजिए कि बहुत इंटेलिजेंट होना जरूरी नहीं है। मेरा अपना अनुभव है कि चीजों को दोहराना जरूरी है। नई चीजों को सीखिए और पुराने चीजों को दोहराइए। समझे? क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं
लगभग 100 नंबर में 40% क्वेश्चन तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन रहता है, जी जो आपकी याददाश्त को टेस्ट करता है, जी आपके कॉन्सेप्ट से उसको मतलब नहीं है। नहीं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहेगा जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, जी ये आपका कॉन्सेप्ट चेक नहीं कर रहा है, ये आपकी याददाश्त को, आपके स्मरण शक्ति को चेक कर रहा चेक है। कर रहा है। आपको याद है कि नहीं? जी नहीं। तो जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन रहता है कि फीसर के मुद्रा परिमाण सिद्धांत में हाँ। भी के बढ़ने से क्या होगा, ठीक है, तो ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, कॉन्सेप्ट ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, जी ठीक है। तो एग्जाम में दोनों तरह के क्वेश्चन होते हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे और कॉन्सेप्ट बेस्ड भी रहेंगे। और मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बड़ा इजी रहता है, हाँ। लेकिन इजी किसके लिए? जो हाँ, पढ़ा जो कंटिन्यू है, कंटिन्यू पढ़े समझे। जैसे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रेगुलर पढ़ने की वजह से, जैसे आपके पास कॉन्सेप्ट है, इसकी वजह से आप सही कर लीजिएगा, और कुछ क्वेश्चन रेगुलर पढ़ने वाले सही कर पाएंगे, कंटिन्यूटी मेंटेन करने वाले सही कर पाएंगे, समझे। इसलिए दोनों के बीच में हम लोगों को समन्वय बनाना है, कॉन्सेप्ट भी अच्छा और मेमोरी भी ठीक रखना होगा। चलिए हम फिर से एक बार आप लोगों से पूछना चाहते हैं। उसके बाद आज मजदूरी निर्धारण का जो सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत है उस पर हम लोग चर्चा करेंगे, उसके ऑब्जेक्टिव को देखेंगे। बताइए, मजदूरी का बट्टायुक्त सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादन कौन किए? बिल्कुल सही। बताइए, मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत कौन दिए? प्रोफेसर एडम स्मिथ। गलत। मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत वाकर। जी मजदूरी को सिद्धांत मजदूरी को सिद्धांत एडम स्मिथ। पूरा कौन किए? जेएस मिल जेएस मिल किए। जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत तरगो। तारगो रिकार्डो का भी नाम आता है, जी लेस्ली का भी नाम आता है। अच्छा, अब चलिए हम लोग थोड़ा ये समझने का प्रयास कीजिए कि मजदूरी निर्धारण का सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत क्या है। हम लोग देखें, हम लोग अपनी क्लास की शुरुआत किए थे कि मजदूरी का निर्धारण के लिए जो पुराना सिद्धांत है, पहला सिद्धांत है, वह है जीवन निर्वाह मजदूरी सिद्धांत, तरगो महोदय ने दिया था। और बाद में सिद्धांत आया मजदूरी का जीवन स्तर सिद्धांत। ये सारे सिद्धांत ये बता रहे थे कि मजदूर का बहुत ज्यादा अहमियत नहीं था। लेकिन आज के संदर्भ में हम लोग बात करते हैं, आज जब एक लोक कल्याणकारी स्टेट है, जब प्रजातांत्रिक सरकारें हैं, तो आज संघ बनाने का अधिकार लेबर को भी मिल गया, यूनियन बनाने का अधिकार लेबर को भी मिल गया है। और हम लोगों को पता है कि जो लेबर यूनियन है, इस प्रजातांत्रिक सरकारों में ये प्रेशर ग्रुप जैसा काम करता है, ये दबाव समूह जैसा काम करता है। नहीं, ये सरकारें बनाता है और सरकारें बिगाड़ सकता है। लेबर यूनियन इतना मजबूत हो गया है कि ये नई, अभी देखिए झारखंड में जो सरकार बनी, जो वर्तमान सरकार बनी, उस सरकार को बनाने में पारा शिक्षकों के यूनियन का, आंगनबाड़ी के यूनियन का बहुत बड़ा योगदान रहा कि नहीं। तो आज लेबर यूनियन बहुत पावरफुल हो गया है, ठीक है। जैसे ये जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री थे, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि लेबर यूनियन कभी इतना शक्तिशाली नहीं होगा कि वो अपनी मजदूरी को प्रभावित करवाने की क्षमता रखेगा, ठीक है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का मानना था कि श्रम संघ इतना सक्रिय कभी नहीं हो पाएगा या इतना पावरफुल नहीं हो पाएगा कि वो मजदूरी की दर को प्रभावित कर लेगा। लेकिन प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का ये जो सोच है वो आज के संदर्भ में गलत हो गया, ठीक है। श्रम संघ के बारे में हम लोग देखें, ये सरकारें बना और बिगाड़ सकती है, ठीक है। तो आज जब श्रमिक संगठित होकर अपनी मजदूरी का निर्धारण जब कर रहे हैं सेवा योजक के साथ, जैसे सेवा योजक कोई निजी व्यक्ति भी हो सकता है, सेवा योजक सरकार भी हो सकती है। सेवा योजक का मतलब नौकरी देने वाला, ठीक है। नौकरी देने वाला कोई निजी व्यक्ति, निजी फर्म भी हो सकता है, और सेवा योजक जो है नौकरी देने वाली सरकार भी हो सकती है। तो श्रमिक संघ जब अपने सेवा योजकों के साथ सामूहिक सौदेबाजी करके जब मजदूरी तय करती है, तो इसको सामूहिक सौदेबाजी का सिद्धांत कहते हैं।
बोलिए बहुत आसान चीज था कि नहीं? जी। हम लोग देखेंगे एक जमाना था जब श्रमिकों का कोई विशेष महत्व नहीं था। श्रमिकों को मजदूरी कितना मिले इस संदर्भ में तरगो ने कह दिया था कि उनकी जीवन निर्वाह भर मजदूरी दे दो, गुजर बसर करने भर मजदूरी दे दो। लेकिन आज के संदर्भ में जो लेबर यूनियन है बहुत शक्तिशाली हो गए, जी। ठीक है, वो सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से अपनी मजदूरी का निर्धारण करते हैं। अब यहाँ जो सवाल है कि सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत जब हम लोग वेज डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ते हैं, सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत जब हम लोग मजदूरी निर्धारण की बात करते हैं तो मजदूरी निर्धारण दो दृष्टियों से किया जा सकता है। पहला उद्योग विशेष के दृष्टि से, जी। पहला किसी उद्योग विशेष में, जी। किसी उद्योग विशेष में कैसे सामूहिक सौदेबाजी से मजदूरी का निर्धारण होगा, जी। और दूसरा संपूर्ण अर्थव्यवस्था में, संपूर्ण अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था। एक बार हम आप लोगों को कुछ क्वेश्चन पूछ लेना चाहेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। जी। ठीक है, आपको बताना है कि आभास लगान सिद्धांत दीर्घकाल में जारी रहता है, नहीं दीर्घकाल में समाप्त हो जाता है, क्या समाप्त हो जाता है, दीर्घकाल में समाप्त समाप्त हो जाता है। जी। आज हम लोग आभास लगान के बारे में क्या पढ़े थे कि आपका रिकार्डो के लगान सिद्धांत पर एक सुधार है। सुधार है। सुधार है। जी। नहीं, कौन? आभास लगान का आभास सिद्धांत। लगान। मार्शल ने दिया था। जी। आभास लगान निकालने का फार्मूला बता दीजिए जल्दी से। TR माइनस TVC। टीआर माइनस TVC। औसत आभास लगान निकालने का फार्मूला AR इक्वल टू ABC होगा तो क्या होगा? तो लगान आभास जीरो लगान होगा। शून्य हो जाएगा। AR इक्वल टू ABC होगा तो आभास लगान शून्य। शून्य हो जाएगा। बिल्कुल सही। देखिए सर, यही ऑब्जेक्टिव छिपा हुआ है, जी। ठीक है, ऑब्जेक्टिव कहीं बाहर से नहीं रहेगा। यही सब प्रश्नों से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और देखिए बार बार एक ही बात, कंटिन्यूटी, जी। खाली उसको मेंटेन कर लीजिए, चाहे वो नेट हो, JRF हो या TGT PGT हो, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम बहुत टफ नहीं है, तो खाली कंटिन्यूटी को मेंटेन कीजिए। चलिए बताइए, मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत कौन दिए? वाकर। गलत, फिर से बोलिए। सीमांत उत्पादकता JB क्लार्क, JB क्लार्क के द्वारा। प्रोफेसर वॉन थ्यूनन, जी। जेवंस। अब आजकल आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लेवल को भी स्टैंडर्ड किया जा रहा है। दे देगा एक तरफ कि मजदूरी निर्धारण के सिद्धांतों का नाम दे देगा, उसके बगल में प्रतिपादक दे देगा, नहीं, और उसको मिलाने के लिए दे देगा। ऐसा क्वेश्चन रहता है कि नहीं? कूट वाला जो क्वेश्चन है, नहीं। तो अगर इसको ठीक से समझ लिया, बताइए मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत, वाकर। ठीक है। मजदूरी का जीवन निर्वाह सिद्धांत, टर्बो। बताइए सीमांत बट्टायुक्त सिद्धांत, टॉजिंग, बिल्कुल सही। आधुनिक मजदूरी निर्धारण के सिद्धांत के अनुसार मजदूरी का निर्धारण कैसे होगा? तो श्रम की मांग और श्रम की पूर्ति के सापेक्षिक शक्तियों से होगा, ठीक है। अब बताइए, सामूहिक सौदेबाजी का मतलब समझ में आ गया? श्रमिक अपना यूनियन बना लिया, नहीं। एक लेबर अगर अपनी मजदूरी तय करने के लिए सेवा योजक के पास जाएगा, अपने नियोक्ता के पास जाएगा, तो नियोक्ता उसको अनसुनी कर सकता है, उसकी मांग को अनसुनी कर सकता है, डांट सकता है, डपट सकता है। लेकिन 80,000 लोग जब एक साथ मजदूरी तय करने के लिए जाएंगे तो उनकी आवाज को सुनी जाएगी, दबाया नहीं जा सकता। उनके 80,000 लोगों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। फिर हम लोग देखें कि आज लेबर यूनियन इतना शक्तिशाली है कि लोकतंत्र में ये प्रेशर ग्रुप जैसा काम कर रहा है। अगर सरकार नियोक्ता है, नहीं, सरकार अगर नियोक्ता के रूप में है, सरकार नौकरी दी हुई है, तब तो लेबर यूनियन हावी हो जाता है, अपने मार्जिनल प्रोडक्टिविटी से ज्यादा मजदूरी ले लेता है, नहीं। जैसे ये हम लोग JB क्लार्क ने कहा था कि लेबर को उसे सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी दो। टॉजिंग ने कहा था कि अगर उसे सीमांत उत्पादकता के बराबर अगर दे ही दोगे तो फिर बचेगा क्या? इसलिए उसे सीमांत उत्पादकता में कुछ डिस्काउंट करके उसको दिया जाए, नहीं, ताकि नियोक्ता को भी कुछ बचे। टॉजिंग ने कहा था, है ना। तो सीमांत बट्टायुक्त सिद्धांत कौन? टॉजिंग। तो जब कलेक्टिव बार्गेनिंग शुरू हुआ
तो कलेक्टिव बार्गेनिंग का जब मजदूरी सिद्धांत आया तो कई बार लेबर यूनियन क्या कर रहा है, अपने सीमांत उत्पादकता के बराबर या अपने सीमांत उत्पादकता से भी ज्यादा वो मजदूरी देने के लिए नियोक्ता को विवश कर देता है। ठीक है, हम लोग ये भी चर्चा किए कि सामूहिक सौदेबाजी के अंतर्गत मजदूरी निर्धारण दो दृष्टियों से हम लोग पढ़ सकते हैं, एक उद्योग विशेष में, दूसरा संपूर्ण अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि किसी उद्योग विशेष में जो सामूहिक सौदेबाजी होगी, सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से जो मजदूरी बढ़ाने की जो बात है वो कई बातों पर निर्भर करेगा। किसी एक उद्योग में, किसी विशेष उद्योग में अगर सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से मजदूरी का निर्धारण अगर होगा तो वह कुछ बातों पर निर्भर करेगा। वो बातें कौन कौन सी है वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला तो ये है, ये सुनिएगा, पहला वस्तु की मांग की लोच। मांग की लोच। हम लोग एक बात जानते हैं गीता में, श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग होता है। श्रम की मांग प्रत्यक्ष मांग नहीं है, श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग है। श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग का क्या मतलब है? वस्तु किसी वस्तु का अगर किसी वस्तु का मांग होता है इसलिए उस वस्तु को बनाने वाले लेबर की मांग होती है। छाता का मांग होता है इसलिए छाता बनाने वाले लेबर की मांग होता है। मिठाई की मांग होती है इसलिए मिठाई बनाने वाले लेबर की मांग होता है। तो श्रम की मांग कैसा मांग है? व्युत्पन्न मांग है। क्लियर? अब बताइए कि जैसे लेबर किसी उद्योग में लेबर जो वस्तु बना रहा है, अब सोचिए वह वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार है। नहीं। बेलोचदार मांग है। देखिए यहां से कंफ्यूज मत होइए, छोटी छोटी बात है। बेलोचदार मांग, पूर्णतः बेलोचदार मांग और पूर्णतः लोचदार, क्या अंतर है? पूर्णतः बेलोचदार मांग को डायग्राम से अगर दिखलाना हो तो बताइए गीता दी, बेलोचदार मांग है ना, ये बेलोचदार मांग है। एक्स एक्सिस में मांग, वाई एक्सिस में कीमत। ठीक है, बेलोचदार मांग का मतलब ये हुआ कि वस्तु के कीमत में परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। यहाँ ईडी इक्वल टू जीरो, ईडी इक्वल टू जीरो हो जाएगा। ठीक है, यदि किसी वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार है तब क्या होगा? नहीं, अगर किसी वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार है मतलब उस वस्तु का दाम अगर बढ़ भी जा रहा है तो उस वस्तु का मांग घट नहीं रहा है। ठीक है, लेबर ऐसा वस्तु बना रहा है जिस वस्तु का दाम भी अगर बढ़ जाए तो उसका मांग नहीं घटेगा। तो नियोक्ता को क्या फर्क पड़ा? लेबर यूनियन कहा कि ज्यादा मजदूरी दो, नियोक्ता क्या किया? जो नौकरी देने वाला फर्म था वो क्या किया? लेबर को मजदूरी बढ़ा दिया। लेबर की मजदूरी बढ़ गई तो वस्तु का दाम बढ़ गया। वस्तु का दाम बढ़ेगा तो उस वस्तु का दाम बढ़ने से भी अगर उसका मांग नहीं घट रहा है तो बताइए उस स्थिति में लेबर यूनियन मजदूरी के दर को बढ़ा लेगा कि नहीं? एकदम बढ़ा लेगा। समझे बात? कि जैसे लेबर यूनियन के बारे में देखे, किसी उद्योग विशेष में जो लेबर काम कर रहा है ऐसे वस्तु का उत्पादन कर रहा है जिस वस्तु की मांग की लोच बेलोचदार है, मतलब उस वस्तु का दाम बढ़ भी जाएगा तो उसके मांग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में लेबर यूनियन क्या करेगा? अपने सामूहिक सौदेबाजी की ताकत से वो मजदूरी की दर को बढ़ाने में सक्षम हो जाएगा, समर्थ हो जाएगा। क्लियर? लेकिन श्रम ऐसे उद्योग में लगा हुआ है जहां वस्तु की मांग की लोच लोचदार है, जहां वस्तु की मांग की लोच लोचदार है। तो उस स्थिति में क्या होगा? वो श्रम संघ अपनी सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से मजदूरी को बढ़ाने में समर्थ नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो हम लोग यहाँ चर्चा किए कि वस्तु की मांग अगर बेरोजगार रहेगा तो श्रम संघ मजदूरी को बढ़ाने में सफल हो जाएगा। क्लियर?
दूसरा सुनिएगा, पहला तो देख लिए वस्तु की मांग की लोच, बेरोजगार होना चाहिए। अगर बेरोजगार है तो लेबर यूनियन मजदूरी को बढ़ाने में सफल हो जाएगा। दूसरा सुनिएगा, श्रम का प्रतिस्थापक, श्रम का प्रतिस्थापक होना, प्रतिस्थापक की उपलब्धता। देखिए बहुत ऐसा होता है कि मान लीजिए ये इकोनॉमिक्स अगर हम पढ़ाना बंद कर दें, ठीक है, और स्टूडेंट किसी और टीचर से इकोनॉमिक्स पढ़ ले, नहीं मेरे ही जैसा बहुत सारे शिक्षक अगर उसको मिल जाए, बहुत आसानी से मिल जाए, तो क्या होगा, अगर हम थोड़ा सा भी पैसा बढ़ाना चाहेंगे तो हमारे पास लोग भाग करके दूसरे जगह चला जाएगा कि नहीं। अभी देखिए जो कॉम्पिटिटिव लेवल के जो टीचर हैं वो गिने चुने हैं, नहीं उनका प्रतिस्थापक नहीं है। बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिनका कोई प्रतिस्थापक नहीं है। चतरा में डॉक्टर बनने का कोई प्रतिस्थापक नहीं है, ठीक है। उस स्थिति में क्या होगा, जब उसका कोई प्रतिस्थापक नहीं है, अगर किसी ऐसे उद्योग की बात कीजिए जहां उस लेबर का प्रतिस्थापक कोई दूसरा लेबर नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होगा कि वो मजदूरी को बढ़ा सकते। लेकिन अगर प्रतिस्थापक है तब तो नहीं बढ़ा पाएगा। प्रतिस्थापक है तो श्रम संघ मजदूरी को बढ़ाने में समर्थ नहीं हो पाएगा, सफल नहीं होगा। जी क्लियर है। यहाँ एक बात और समझिएगा, एक बात यहाँ ये है, हम जो ऑब्जेक्टिव बन सकता था एक बार फिर से पूछते हैं, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का क्या मानना था कि श्रम संघ अपने सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से मजदूरी को प्रभावित कर सकता है कि नहीं कर सकता है? नहीं कर सकता। श्रम संघ सामूहिक सौदेबाजी के माध्यम से मजदूरी को प्रभावित नहीं कर सकता है। क्लियर। वाकर के सिद्धांत का नाम बताइए तो। वाकर के सिद्धांत को कहते हैं मजदूरी का अवशेष अधिकारी सिद्धांत। अवशेष क्या है गीता जी? अवशेष अधिकारी सिद्धांत, उत्पादन के अन्य साधनों को मजदूरी दे दो, बाकी जो बच गया वो लेबर को मिलेगा। ये अवशेष अधिकारी सिद्धांत बड़ा सिंपल है कि नहीं? अच्छा बताइए, मजदूरी का बट्टायुक्त सीमांत उत्पादकता सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? बिल्कुल सही। क्या है सीमांत बट्टायुक्त सिद्धांत? सीमांत उत्पादकता से कम दो। बट्टायुक्त मतलब क्या? डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट करके दो, तब नियोक्ता को कुछ बचेगा। बताइए, मजदूरी का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत कौन दिए थे? जेबी क्लार्क दिए थे, वॉन थ्यूनन दिए थे और जेवंस दिए थे। क्लियर। बताइए, सामूहिक सौदेबाजी में मजदूरी का निर्धारण को हम लोग दो वर्गों में बांट लिए, एक उद्योग में और एक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में। संपूर्ण उद्योग में क्या हो रहा था? संपूर्ण उद्योग में सामूहिक सौदेबाजी से मजदूरी निर्धारित होगा, वो कितना सफल होगा, ये बहुत बातों पर निर्भर किया। कौन कौन सी बातें थी बताइए? वस्तु की मांग की लोच देख लिए, श्रम का प्रतिस्थापक उपलब्ध है कि नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, आज श्रम का जो कंपटीशन है, जो लेबर का जो कंपटीशन है, वो मशीनों से भी हो गया। ऐसा है कि नहीं? रिक्शा चालक का कंपटीटर ई रिक्शा भी है। नहीं, रिक्शा चालक जो है बेचारा 10 रुपया बोलेगा, ये 20 रुपया अगर बोल दिया तो इसको मेहनत करना है और ये 5 रुपये में तैयार हो गया। ऐसा होता है कि नहीं? तो आज हम लोगों का कंपटीशन ऐसा नहीं है कि सिर्फ मनुष्य से है, हम लोगों का प्रतिस्पर्धा आज टेक्नोलॉजी से नहीं। तो अगर मान लीजिए हमारा काम कोई मशीन भी कर लेगा, अभी देखिए ना, डॉक्टर का भी प्रतिस्थापक आ गया नहीं। अभी ऑपरेशन करने का काम जो है वो रोबोट करेगा। नहीं, रोबोट ऑपरेशन कर लेगा, रोबोट सारा काम अगर करने लग जाएगा तो डॉक्टर का प्रतिस्थापक हो गया कि नहीं? आज सीमा में लड़ने के लिए रोबोट खड़ा है, नहीं सेना के जवान का प्रतिस्थापक हो गया कि नहीं? तो हम लोग यहाँ चर्चा कर लिए कि अगर हमारा प्रतिस्थापक अगर कोई है
तो लेबर यूनियन वहां मजदूरी को बढ़ाने में बहुत सफल नहीं होगा। नहीं होगा। लेकिन अगर प्रतिस्थापक नहीं है तो क्या होगा? लेबर बढ़ा सकता है। बढ़ा सकता है। जी, अपना अब देखिए, किसी उद्योग में लेबर यूनियन सामूहिक सौदेबाजी से मजदूरी तय कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये निर्भर करेगा मजदूरी का कुल लागत में अंश क्या है। जी, तीसरा क्या देखे सी? मजदूरी का कुल लागत लागत में अंश। मजदूरी का कुल लागत में अंश। कुल लागत में अंश या शेयर। जी, ठीक है। अच्छा बताइए, कुल लागत में जो जैसे मान लीजिए कोई प्रोड्यूसर है, उत्पादन कर रहा है, उसके टोटल कॉस्ट में मजदूरी का अंश, मजदूरी का शेयर बहुत थोड़ा सा है। ठीक है, मजदूरी का शेयर थोड़ा सा है। तो बताइए, लेबर यूनियन जो है वो मजदूरी को बढ़ाने में सफल हो जाएगा कि नहीं? हो नहीं समझ में जाएगा, आया। कम शेयर रहेगा तो हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हाँ, कोई नियोक्ता का जो टोटल कॉस्ट है, जी, उसमें लेबर को मजदूरी देने में उसको बहुत कम देना पड़ रहा था। हाँ, ठीक, बहुत कम दे रहा था। जी, जी, तो लेबर यूनियन अपने सामूहिक सौदेबाजी के बल पर जी, अपनी मजदूरी को ज्यादा करवा सकता है। हाँ, बिल्कुल। जी, लेकिन मान लीजिए लेबर यूनियन ये देख रहा है कि पहले से ही नियोक्ता बहुत ज्यादा खर्च कर दिया है लेबर को देने में, देने में जी। तब तो नहीं। हाँ, तो वहां सामूहिक सौदेबाजी काम नहीं हो पाएगा। करेगा। नहीं करेगा। तो किसी उद्योग में सामूहिक सौदेबाजी से मजदूरी का निर्धारण होगा, और वो कितना असर करने वाला होगा, ये कुछ बातों पर निर्भर निर्भर है। करता वो है। कौन कौन सा बात हम लोग देखे? बस। मांग की लोच कैसा है, श्रम का प्रतिस्थापक है कि नहीं है। फिर हम लोग देखें कि मजदूरी का कुल लागत में अंश कितना है। अगर कुल लागत में अंश कम है तो सामूहिक सौदेबाजी वहां सफल हो जाएगा। हो जाएगा। अंश अगर कुल लागत में अंश ज्यादा है तो वहां सामूहिक सौदेबाजी सफल नहीं होगा। नहीं होगा। अब देखिए, बताइए, मजदूरी के सीमांत बट्टायुक्त सिद्धांत के प्रतिपादक का नाम बताइए। और जी, बट्टा युक्त सिद्धांत टॉसिंग के द्वारा दिया गया। बिल्कुल सही। बताइए, सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, मजदूरी के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत का प्रतिपादक। जेबी कलर। जेबी क्लार्क। बिल्कुल सही। बताइए, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का विचार था कि श्रम संग मजदूरी की दर में, ऑप्शन सुनिए, वृद्धि करवा सकता है, वृद्धि नहीं करवा सकता है, कटौती नहीं करने देता है, इनमें से सभी सत्य है। कटौती नहीं करने दे सकता। बढ़ावा श्रम संघ जो है मजदूरी को घटा बढ़ा नहीं सकता। नहीं सकता, ऐसा कौन मानता था? प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री। जी, क्लियर? जी, अच्छा बताइए, किसी अर्थव्यवस्था में, किसी उद्योग में, किसी खास उद्योग में सामूहिक सौदेबाजी से कैसे मजदूरी तय होगा और उसका क्या असर होगा, जी, ये किन किन बातों पर निर्भर करेगा, वो सारा बात क्लियर है कि नहीं? जी, बिल्कुल। अब हम लोग संपूर्ण अर्थव्यवस्था में समझेंगे। संपूर्ण अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था